एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 12th। लेक्चर 6 हुआ। चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर है। इसमें चल रहा था प्रॉब्लम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का क्वेश्चन। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.2 देखना है। इफ यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, क्वेश्चन को समझना है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है, इफ यदि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया है 1/5, तो फाइंड वैल्यू किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ यदि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। हमारे पास यहाँ ए और बी जो है वह कैसा इवेंट्स दे रहा है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दिया है, तब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूला से, इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर दिया हुआ रहता है तो वहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है उस टर्म को लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन डेट। दिया हुआ क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/5 है, तो हमको गिवन है। अब यहां से इसके साथ साथ एक और दिया हुआ है, एंड एक और कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है? इफ यदि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट हो। यदि ए एंड बी हमारे पास यहाँ क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट, या सिर्फ ए और बी जब इंडिपेंडेंट का कंडीशन का है तभी इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो जब ए और बी जो है वह इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तब उस कंडीशन में, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू गिवन है कितना? 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 इज इक्वल टू 3/25। और यही हमारा आंसर, यही वैल्यू निकालना था।
चलिए इस क्वेश्चन को समझना है। सेकेंड नंबर, सेकेंड में क्या दे रहा है सो समझना है। तो यहाँ पर गिवन है, दे रहा है 2 कार्ड्स आर ड्राउन एट रैंडम एंड विथआउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। एक प्लेइंग कार्ड में टोटल कितने नंबर होते हैं? तो 52 होते हैं। प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 होते हैं। तो प्लेइंग कार्ड का पैक जो है 52 है, जिसमें दिया हुआ है 2 कार्ड, 2 कार्ड ऐसा है जो रैंडम में है एंड विथआउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक, और जो विथआउट रिप्लेसमेंट है, जिसका रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है, वह कंडीशन दिया है। तब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। तब हमारे पास जो ब्लैक कार्ड का होगा, दो कंडीशन था, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है। कितना टोटल प्लेइंग कार्ड 52 होता है, जिसको दो भागों में बांटा गया, 26 बांटा गया। 26 रेड होता है और 26 क्या होता है? ब्लैक होता है। तो इसमें निकालना किसका है? ब्लैक वाले का कर रहा है। बोथ द कार्ड आर ब्लैक, दोनों के दोनों कार्ड जो है यदि ब्लैक हो, तब उस कंडीशन में इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वही निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं सॉल्यूशन। सेकेंड का 52 प्लेइंग कार्ड में तो 52 होता है, जिसमें ब्लैक का रहा है, तो ब्लैक कितना होता है? 26, ब्लैक की संख्या 26। तो लिखेंगे देयर आर 26 ब्लैक कार्ड $52 डेक नहीं, पैक भी लिख सकते हैं, डेक भी लिख सकते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड जो दिया हुआ है उसी को लिखा गया। देयर आर 26 ब्लैक कार्ड होगा। ब्लैक कार्ड की संख्या 26 होता है। कितना? टोटल प्लेइंग कार्ड से, टोटल जो प्लेइंग कार्ड की संख्या होता है वह 52 होता है, उससे 26 लेते हैं। तब इसमें मान लेते हैं लेट, माना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड इन द फर्स्ट। लेट यहाँ पर सबसे पहले मान लिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड इन द फर्स्ट राउंड में यहाँ दो कंडीशन में हो रहा है। तो फर्स्ट राउंड में तो 26 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। कैसे निकलेगा? इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ ए मैंने 26 है डिवाइडेड बाई टोटल 52 इज इक्वल टू 1/2 में। या वैल्यू किस में निकला? 1/2 में। एंड पुनः मानेंगे, अब मानेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड इन द सेकेंड ड्रॉ में। फर्स्ट ड्रॉ तो हो गया, अब किस में? सेकेंड ड्रॉ में निकालेंगे। सेकेंड ड्रॉ में क्या कर रहा है? विथआउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। इसमें क्या होता है? रिप्लेसमेंट नहीं होता है। एंड let probability of B be the probability of getting a black card in the
सेकेंड रो। अब यहां पर देखना है ध्यान से, सेकेंड रो का अर्थात सिंस द कार्ड इज नॉट रिप्लेसमेंट। यहां पर कहने का मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ। सेकेंड ड्रॉ का मीनिंग हुआ विथआउट रिप्लेसमेंट का है, सिंस द कार्ड इज विथआउट रिप्लेसमेंट या इज नॉट रिप्लेसमेंट, बात क्या है, सेम है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है यह रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो टोटल तो 26 था, ब्लैक कार्ड की संख्या 26, इसमें से एक माइनस हो गया था, क्या बचा 25 और डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड की संख्या 52। अब 52 से भी एक माइनस होगा तो कितना 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो निकला हुआ 25/51। इसलिए अब जो गेटिंग बोथ कार्ड का निकालना क्या है, बोथ कार्ड आर ब्लैक। अब दोनों, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी ब्लैक कार्ड का ही निकला 1/2, और यह भी किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी ब्लैक कार्ड का ही निकला जिसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विथआउट रिप्लेसमेंट पे, इसका भी प्रोबेबिलिटी निकलना। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक, या दोनों ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी कर रहा है, तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार का है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें। तब क्या कहेंगे, 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स, जो होगा वह क्या होगा, ब्लैक कार्ड, या जो होगा ब्लैक होगा, ब्लैक का, इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1/2 को 25/51 से 25/102, यही हमारा आंसर होगा। यहां तक लिखेंगे।
समझना है क्या क्वेश्चन कर रहा है। A box of oranges is inspected by examining थ्री रैंडमली सेलेक्टेड। एक बॉक्स में ऑरेंज रखा हुआ है, एक बॉक्स है जिसमें क्या है, ऑरेंज रखा गया है। ऑरेंज इस प्रकार एग्जामिन किया गया है, मैंने इस प्रकार सजाया गया है। कैसे? रैंडमली सजाया गया है, इसको रैंडमली इंस्पेक्टेड किया गया, मैंने एग्जामिन किया गया है। ड्राउन द विथआउट रिप्लेसमेंट, जो क्या हो रहा है, विथआउट रिप्लेसमेंट, जिसका कोई रिप्लेसमेंट ना हो। इफ ऑल द थ्री ऑरेंजेज आर गुड, उस पूरे बॉक्स में यदि तीन ऑरेंज ऐसा है जो गुड है, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। इस पूरे एक बॉक्स है, वह पूरे बॉक्स में क्या है, ऑरेंज है। ऑरेंज में टोटल तीन ऑरेंज है जो गुड है, बाद बाकी सभी क्या है, रिजेक्टेड है, जो गुड नहीं है अर्थात बैड है। तब यहाँ पर कर रहा है रिप्लेसमेंट, इसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। अब एक और ऐसा कंटेन करता है, एक बॉक्स में ऐसा कंटेन कर रहा है कि 15 ऑरेंज है जिसमें 12 क्या है, गुड है, और 3 बैड है। टोटल 12 और 3 मिलाकर कितना, 15 ऑरेंज का है। वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, तो इस पूरे के पूरे सेल का अप्रूव्ड क्या होगा, तो वह निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे तीन सेट को मानेंगे, ए बी सी ले लेते हैं, या एक्स वाई जेड जो मन हो। वह रेस्पेक्टिव इवेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, वह जो चलेगा वह किसके, इवेंट्स के रेस्पेक्ट में चलेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट माना कि ए बी एंड सी बी द respective events that the first, second and third, फर्स्ट सेकेंड एंड किसमें, थर्ड, ड्राउन ऑरेंज इज गुड। माना गया, क्या माने, तो लेट माना कि ए बी एंड सी बी द रेस्पेक्टिव इवेंट्स है,
हमारे पास जो रेस्पेक्टिव इवेंट्स है वह किस में, ए बी सी में है। डेट द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यह जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में इस प्रकार है, ब्राउन ऑरेंज इज गुड, इसमें कुछ ऐसा ऑरेंज है जो गुड है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट का, उसके बाद निकालेंगे सेकेंड का, उसके बाद निकालेंगे थर्ड का, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इससे वैल्यू निकलेगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का, और तीनों वैल्यू निकलेगा और लास्ट में जो वैल्यू है सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट निकला वही हमारा क्या हो जाएगा, पूरे का बॉक्स का प्रोबेबिलिटी। तो कहेंगे इसलिए प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ड्राउन ऑरेंज इज गुड, फर्स्ट ड्राउन ऑरेंज क्या है, गुड है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हुआ वह कितना गुड है, गुड की संख्या 12 दिया है तो 12 है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 15 है, तो 15 द ऑरेंजेज आर नॉट रिप्लेस्ड, यह ऑरेंज जो है वह नॉट रिप्लेस्ड में होगा, इसका रिप्लेस नहीं किया जाएगा। इसलिए सेकेंड कब निकालेंगे किसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड ऑरेंज गुड, यदि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड ऑरेंज जो है वह गुड हो, डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू, तो सेकेंड में क्या होगा गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 11/14, सिमिलरली इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड ऑरेंज क्या होगा, गुड होगा। पहला ऑरेंज का हो गया अब 12/15, दूसरा ऑरेंज कितना हुआ 11/14, और तीसरा ऑरेंज एक और कम हो जाएगा, एक सभी से कम करते जाना है, डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा वह पहले 12 से एक कम 11, 15 से एक कम 14, इसमें से अब एक कम कर देना है, तो 11 से 1 कम 10 हुआ और 14 से 1 कम 13 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का वैल्यू भी निकल गया। तब कह सकते हैं द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, यह जो बॉक्स है अप्रूव्ड करेगा किसके लिए, फॉर सेल के लिए, इफ कब, यदि ऑल द 3 ऑरेंजेज आर गुड, यदि 3 गुडेड क्या हो, ऑरेंजेज जो होगा वह गुड होगा, तब यह बॉक्स को क्या करेगा, अप्रूव्ड करेगा, अदरवाइज यह अप्रूव्ड नहीं किया।
इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकल गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का भी वैल्यू निकल गया, इसलिए कहेंगे 10। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसका था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द ऑरेंजेज गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, ऑल द ऑरेंजेज क्या हो, गुड हो, तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 12/15, बी का वैल्यू 11/14 और सी का वैल्यू 10/30। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, पाँच दूनी 10, पाँच तिहाई 15, 2 सत्ते 14, 3 चौका 12, 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड। इसीलिए द probability that the box is approved for किसके लिए, all cell is 44 डिवाइडेड बाई 91। यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर ऑल सेल इज, पूरे ऑल सेल के लिए जो हमारा अप्रूव्ड हुआ वह कितना, 44 डिवाइडेड बाई 91। क्वेश्चन समझना है, यह ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वाइन भी है और डाई भी है, अर्थात सिक्का भी है और पासा भी है। क्वाइन का हिंदी क्या होता है, सिक्का, और डाई का हिंदी पासा।
कह रहा है ए फेयर क्वाइन, एक फेयर ऐसा क्वाइन लेना है, क्वाइन एंड एन अनविस्ड डाई आर टॉस्ड। यदि हम एक क्वाइन को और एक डाई को, दोनों को, मैंने पासा में टोटल 6 और क्वाइन में टोटल 2 आने की संभावना, दोनों को टॉस किया जा रहा है, तो दोनों को टॉस करने पर लेट मान लिया जा रहा है। क्वेश्चन में माना है लेट, माना कि ए बी द इवेंट है। ए क्या है? इवेंट है। तो इवेंट है तो किसका इवेंट है? हेड अपेयर्स ऑन द क्वाइन। हमारे पास जो हेड अपेयर्स आएगा, पहले अपेयर्स माने पहले, पहले जो हेड आएगा उसको लेना है। एंड बी द इवेंट, और बी जो है इवेंट है किसका? 3 ऑन डाई का। या जो बी है वह 3 ऑन डाई का इवेंट्स लेना है। चेक विदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट या नॉट। क्या यह इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, यह प्रूव करना है। तो यदि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे इसके लिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू निकालेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है। इस पूरे क्वेश्चन से 3 कंडीशन निकालेंगे। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाए, तब इसको कहेंगे कि ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है। और यही यदि नॉट इक्वल टू आए तो यह इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमको दिखाना है कि यह है या नहीं है, बताना है, चेक करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन। पहले दिया हुआ क्या है? तो इफ ए फेयर दिया है, इफ ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबिस्ड डाई आर टॉस्ड। सेम जो फर्स्ट से यहाँ तक था उसको लिख लिया गया। इफ ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस किया जा रहा है। देन द सैंपल स्पेस इज, देन इसलिए, देयरफॉर, इसलिए इसे सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो सैंपल स्पेस अब देखना है। यदि क्वाइन को और पासा, क्वाइन को और डाई को, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है, तो कि ये हेड आएगा 1 भी आ सकता है, शुरू में तो हेड आएगा ही, 2 भी आ सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 भी आ सकता है। यहाँ आने की संभावना है। या हेड ना आकर टेल भी तो आ सकता है, तो टेल 1, टेल 2 भी आ सकता है, टेल 3 भी आ सकता है, टेल 4 भी आ सकता है, टेल 5 भी आ सकता है, टेल 6 भी आ सकता है। इसी में से कोई आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस तो निकल गया। जब सैंपल स्पेस निकल जाएगा तब मानेंगे लेट किसको? ए को। तो ए में क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ए बी द इवेंट है। ए हमारे पास इवेंट लेना है, और कैसा लेना है? तो हेड अपेयर्स ऑन द क्वाइन, ऐसा लेना है जिसमें अपेयर हो, माने प्रेजेंट हो। ए क्या हो? प्रेजेंट हो। तो कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू, ए जो होगा वह हेड अपेयर्ड ऑन द क्वाइन। उस क्वाइन में हेड क्या हो? अपेयर हो, माने प्रेजेंट हो। तो पूरे सैंपल स्पेस में देखते हैं, सैंपल स्पेस में जहां जहां हेड प्रेजेंट है सभी को ले लेंगे। तो हेड 1 से हेड 6 तक जाएगा। तो इसका सेट ए का सैंपल स्पेस क्या हो गया? हेड 1, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, यहाँ तक होगा। हेड 6 तक ले लिए। अब यहाँ तक आने के बाद आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ ए निकालते हैं। नंबर ऑफ ए कितना है? 6, तो 6 हो गया।
इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ ए 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 इज इक्वल टू 1/2। डेट इज कहने का मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो वैल्यू है वह 1/2 निकला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया। अब निकालेंगे किसका वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए भी कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया है, एंड बी ऐसा इवेंट्स लेंगे, बी भी इवेंट्स है लेकिन इवेंट्स में ऐसा इवेंट्स लेंगे जिसमें 3 ऑन द डाई, पूरे डाई में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इस पूरे सैंपल स्पेस में देखेंगे, सैंपल स्पेस में 3 जहाँ जहाँ वहाँ लेंगे तो एक हेड 3 में होगा और एक टेल 3 में होगा, तो इसमें यही दो आएगा, हेड 3 एंड टेल 3। एंड b इज इक्वल टू, तो b को क्या मानना है, तो b इज इक्वल टू 3 ऑन द किस में, डाई में, अर्थात इसका सैंपल स्पेस कितना होगा, एक होगा हेड 3 और दूसरा होगा टेल 3। तो नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 2, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ b का वैल्यू, तो नंबर ऑफ सेट b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2/12 इज इक्वल टू 1/6। डेट इज कहने का मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का प्रोबेबिलिटी निकल गया 1/6 में। अब इसलिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ है, अब फिर सेट ए तो हमको पता है, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए और सेट बी से हम किसका, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी अर्थात सेट ए में देखेंगे, सेट ए और सेट बी से, तो सेट ए का ऑल एलिमेंट्स में क्या, सेट बी के ऑल एलिमेंट्स दोनों में देखेंगे तो कॉमन वैल्यू क्या रहा है, हेड 3, बाद बाकी कोई नहीं है, तो हेड 3 जो हुआ वह सैंपल स्पेस आया, अर्थात नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 1, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/12। यह जो हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू भी निकल गया। इसलिए अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेना है। अब मल्टीप्लाइंग बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब गिव्स क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, तो 1/2 को 1/6 के साथ 1/12, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/12। इक्वेशन नंबर 4 वी, या फ्रॉम 3 एंड 4 से लिख देंगे, फ्रॉम 3 और 4 से देखेंगे तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जब दो का राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो गया। और जब दोनों इक्वल हो जाए, इसलिए क्या कहते हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ पर ए और बी जो है
वह इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यही आंसर बताना था, प्रूफ नहीं करना था, तो यही हुआ हमारा आंसर। टाइम भी हो गया क्लास का 41 मिनट। चलिए इसके आगे जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा। इसी आधार पर है 5 नंबर में भी जब बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, लेकिन यह नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ निकलेगा। 5 नंबर का हिंट्स देख ले, इसमें भी जब निकालेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है नॉट इक्वल टू होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। और जब यह इक्वल ना हो तो क्या कहेंगे, यह ए और बी जो है नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, 6 नंबर में भी यही है, बनाएंगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास।